फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें, आपकी फिक्र की वजह से हम अब दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान में। आज आपको हम तालिबान की बेरहमी दिखाने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। इस वक्त TV9 भारतवर्षी वो इकलौता चैनल है जो तालिबान के गढ़ में मौजूद है। और आज आपको सीधे काबुल से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की साहसिक रिपोर्टिंग दिखाएंगे, सीधे अफगानिस्तान से। आपको काबुल की हकीकत भी दिखाएंगे, जहां आतंकियों ने ब्लैकआउट कर दिया है। लाखों लोगों की दूध, सब्जी और सप्लाई रोक रखी है और बच्चों को ढाल बनाकर आतंकी आगे बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है। आज आपको असम मिजोरम के ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे। हमने असम पुलिस फोर्स के उन जवानों से बात की जिन्होंने सीने और सिर पर गोलियां खाई हैं। दो राज्यों की इस खूनी भिड़ंत की आंखों देखी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली। इतना ही नहीं, इस बीच कुदरत भी विनाश पर आमादा नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और किश्तवाड़ से बादल फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। अमरनाथ में तो किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ में रेस्क्यू के लिए सेना को उतारना पड़ा है। यह कुदरती आपदा कितनी बड़ी है, इसकी तस्वीर, भयावह तस्वीर आपके सामने होगी। फिक्र की शुरुआत दुनिया के धधकते बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा फ्रंट पर आमने सामने भीषण युद्ध चल रहा है। तालिबानी आतंकी और अफगान सेना विस्फोटक हथियारों की जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे हालात में आतंकी तालिबान के गढ़ में सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष मौजूद है। अफगानिस्तान में जहां कोई रिपोर्टर नहीं है, वहां सिर्फ TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। इस वक्त TV9 भारतवर्षी वो इकलौता चैनल है जो अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र में मौजूद है। वहां से आज हम आपको बेहद खतरनाक और साहसिक रिपोर्टिंग दिखाएंगे। आज हम आपको अफगानी फौजी, आम लोग, महिलाओं और बच्चों पर तालिबान की क्रूरता दिखाने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो ले जाएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि अफगानिस्तान में एक तरफ अफगानी सेना एयर स्ट्राइक से आतंकी अड्डे बर्बाद कर रही है, दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी इतना भयानक कत्लेआम मचा रहे हैं कि दुनिया दहल गई है। पठान लैंड में दहशतगर्दों की टेरर आर्मी के निशाने पर बेगुनाह अफगान नागरिक आ गए हैं। कंधार से काबुल तक खूंखार लड़ाके बच्चों, महिलाओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। आतंकी युद्ध क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के पास तालिबानी बर्बरता की तस्वीरें हैं, जिसमें वो ना बच्चों को बख्श रहा है, ना महिलाओं को और ना ही कलाकारों को। आतंकी निर्दोषों के सिर कलम करने लगे हैं। अब उनके निशाने पर राजधानी काबुल है, जहां पावर सप्लाई कटने की वजह से अंधेरा है। तालिबानियों ने काबुल में पावर सप्लाई करने वाले स्टेशन पर हमला किया। इस वक्त सिर्फ काबुल ही नहीं, अफगानिस्तान के कई हिस्सों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। अफगान युद्ध में क्रूरता की हद पार कर रहे आतंकियों ने हाहाकार मचा रखा है। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट सुमित चौधरी की। आग उगलते टैंक, तोप से बरसते गोले, बेतहाशा बारूद बरसाते हेलीकॉप्टर, ताबड़तोड़ रॉकेट के धमाके, अफगान युद्ध की त्रासदी भयानक हो चुकी है। जमीन बारूदी धमाके से थर्रा रही है, आसमान धुआं धुआं होता जा रहा है। अफगानिस्तान महायुद्ध का मैदान बनता जा रहा है, जिस युद्ध में ना कोई नियम है, ना कायदा, ना संवेदनाएं, ना मानवता।
तालिबानी आतंकियों ने युद्ध के नाम पर सारी हदें पार कर डाली हैं। बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बेहद बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारने लगी है टेरर ब्रिगेड। पठान लैंड के ये दहशतगर्द किसी पर रहम नहीं कर रहे हैं। जो सामने पड़ा उसे ऐसी मौत दे रहे हैं जिससे किसी का भी कलेजा कांप जाए। तालिबान के भीषण हमले के खौफ से हजारों की तादाद में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे घर बार छोड़कर काबुल की तरफ जा रहे हैं। वॉर जोन में तब्दील हो चुके पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बारूदी धमाके हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कब तालिबानी गोली सीने को चीर जाए, कब सिर पर आसमान से धमाका हो जाए और चिथड़े उड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। %90 अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबानियों का अगला टारगेट, तालिबानी आतंकी काबुल को फतह करने की योजना पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान ने काबुल जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। काबुल की हर बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान ने अपना कैंप बनाया है। काबुल की सीमा पर अफगानी फौज के साथ भीषण विनाशकारी युद्ध जारी है। तालिबानियों ने काबुल समेत कई इलाकों में पावर सप्लाई लाइन पर हमला कर दिया है। हमले के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अंधेरे में डूब गई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के बीच जंग की वजह से बिजली कंपनी अपने इंजीनियर्स को नहीं भेज पा रही है। राजधानी काबुल और कई दूसरे क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद है। तालिबान जल्द से जल्द अफगानिस्तान की सत्ता को मुट्ठी में करना चाहता है, लिहाजा हर दिन क्रूरता की हदें पार कर रहा है। निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर रहा है। ज्यादातर हत्याएं जासूसी के शक में की जा रही हैं। ऐसी ही 2 भाइयों की हत्या के दिल दहला देने वाली कहानी मालिस्तान से सामने आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वला वला खालिद वला मशवा मशवा वला 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 खालिद वला खालिद वला वला। मालिस्तान में तालिबान के खौफ से भाग रहे एक परिवार के 2 भाइयों को चेक पोस्ट पर तालिबानियों ने जबरन रोक लिया। तालिबानी दोनों भाइयों को अफगानी फौजी मान रहे थे। दोनों युवकों के पिता ने गुहार लगाई, साफ कहा कि ये फौजी नहीं है। पिता अपनी बातों को साबित करने के लिए आईडी कार्ड लाने घर लौट गया, लेकिन जब लौटा तब तक तालिबानियों ने दोनों युवकों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबानियों की बर्बरता यही नहीं रुकी। एक तरफ 2 बेटे की लाशें पड़ी थी, दूसरी तरफ आतंकियों ने पिता से तालिबानी लड़ाकों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने को कहा। तालिबान आतंकियों ने मालिस्तान में ऐसे सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है जो युद्ध नहीं लड़ रहे। वो जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्रूरता की हद तो ये है कि तालिबानी बच्चों को ढाल बनाकर युद्ध लड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। तालिबानी लड़ाके बच्चों को ढाल बनाकर युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि कई है। इन बच्चों के पीछे तालिबानी है। यकीनन ये तालिबान का सबसे खतरनाक युद्ध तकनीक है जिसमें बच्चों को बलि पर चढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द तालिबानी महिलाओं और बच्चों के साथ ही कलाकारों के लिए भी जानी दुश्मन बन गए हैं। तालिबान ने कॉमेडियन से बर्बरता का वीडियो जारी किया है। ये वीडियो अफगानिस्तान के लोकप्रिय कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा का है।
तालिबानियों ने कंधार के कॉमेडियन खाशा का सबसे पहले अपहरण किया, फिर एक गाड़ी में बिठाकर कई बार थप्पड़ मारे। AK-47 दिखाकर डराया, धमकाया और फिर जो हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कला और कलाकारों से चिढ़ने वाले तालिबानियों ने कॉमेडियन खाशा को पेड़ से बांधकर लटका दिया और आखिर में बेरहमी से गला काट दिया। बाद में कॉमेडियन का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ मिला। यकीनन ये तस्वीर सबसे खूंखार आतंकियों की कहर की बानगी है। अब तक अफगान युद्ध में कीमत सबसे ज्यादा आम लोग, महिलाओं और बच्चों को ही चुकानी पड़ रही है। फिलहाल इन्हें इस जुल्म से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान के हर दिन बदतर होते हालात से भारत भी परेशान है और अमेरिका भी। यही वजह है कि काबुल से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी आज दिन भर अफगानिस्तान का मुद्दा ही सुर्खियों में रहा। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच चर्चा के केंद्र में अफगानिस्तान रहा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा टॉप पर था और खासकर अफगानिस्तान पर फोकस कहीं ज्यादा। ब्लिंकन ने इस बाबत एनएस अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बातचीत में यूएस की रणनीति को साझा किया और भारत की चिंताओं से भी अवगत हुए। द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब ब्लिंकन प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने तालिबान को सीधे नसीहत दी। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर कोई सैन्य हल नहीं निकाला जा सकता। एक ही रास्ता है, तालिबान और अफगानिस्तान एक टेबल पर आकर बातचीत करें, इसी में भलाई है। एस जयशंकर ने भी दो टूक कहा कि वहां एक तरफा शासन नहीं थोपा जा सकता। एस जयशंकर ने इन बातों पर जोर दिया कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद का गढ़ और शरणार्थियों का देश न बने। और अब आपको इसके बाद सीधे लेके चलेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित से हम बातचीत करेंगे कि वहां पर क्या हालात हैं। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अभी के जो हालात हैं उससे सिर्फ एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, काबुल की सप्लाई लाइंस को खत्म करने की कोशिश है। तालिबान की पुरानी स्ट्रैटेजी है कि बाहर के इलाकों पर कब्जा करता है और सारी सप्लाई लाइंस को अंदर से खत्म कर देता है, जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं तालिबान का शासन मानने। हालात इतने खराब है कि कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दें तो तालिबान अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें उसको मदद पाकिस्तान से मिल रही है, ऐसे आरोप आए दिन लगाए जा रहे हैं और खुद अफगानिस्तान का जो शासन है वो लगा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीधे चलते हैं अफगानिस्तान के इस वक्त के ताजा हालात की जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी लाइव अफगानिस्तान से हैं। सुमित, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या हालात है वहां पर आज सुबह से या शाम से जब भी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा आपने? लोगों से इंटरेक्शन, अलग अलग फैसिलिटीज, ये कैसा अफगानिस्तान है? देखिए, मैंने इतने साल की रिपोर्टिंग में ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं खासतौर पे निशांत, और ये डर का माहौल एक तरीके का। हालांकि हम काबुल शहर में है, स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अंधेरा हुआ चीज़ें ड्रास्टिकली बदल जाती हैं, चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। लोग अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं और ये हिदायत दी जाती है सड़कों पर, हर जगह कि आप बाहर ना निकले, आप रात के अंधेरा होते ही वापस चले जाएँ, अपने घरों में चले जाएँ। हर किसी की चीज़ के ऊपर, हर चीज़ पर बहुत पैनी नज़र रखी जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। काबुल पहुंचते ही जब हमने लैंड किया, एयरपोर्ट पे उतरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर शख्स को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जिस होटल में हम रुके हुए हैं, जिस जगह हम रुके हुए हैं, 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी जोन यहाँ भी बनाए गए हैं, ताकि जो टूरिस्ट बचे हैं यहाँ पर, जो रह रहे हैं या जो लोकल्स यहाँ पर हैं, इंडियंस हैं, उनको सिक्योर किया जा सकता है। किसी भी चीज की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर निशांत बता सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब तो है ही, लेकिन लगातार बहुत ज्यादा डराती भी है, क्योंकि चीजें यहाँ पर पल भर में बदलती हैं, चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। और यहाँ के चैलेंजेस ये है कि जो चीज बची हुई है, जो इलाके बचे हुए हैं, खासतौर पे काबुल जैसी सिटी को, या फिर आप कह सकते हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, या फिर उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है निशांत इस समय। आप जो बता रहे हैं, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगा। जो हालात आप बता रहे हैं, खाने के हालात, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके हालात, काबुल के कुछ इलाकों में सप्लाई लाइंस को रोक दिया गया है,
आपके लिए कितना कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट रहा, जो आपका लोगों से इंटरेक्शन है, कितना खौफ है, उसके बारे में बताएं जरा। देखिए, मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, हालाँकि अफ़गानिस्तान सरकार को सपोर्ट करने के लिए लगातार ना सिर्फ़ भारत बल्कि कई देश मैंने देखा, कनाडा का मैंने एयरक्राफ्ट देखा, मैंने कई और एयरक्राफ्ट भी देखे, तो लगातार जो दूसरे देश हैं वो इस स्थिति में अफ़गानिस्तान को मदद ज़रूर कर रहे हैं। साज़ो-सामान खाने का, भले ही इनकी जो लाइन्स हैं, सप्लाई चेन्स उनको काट दिया गया हो तालिबान की तरफ से, लेकिन इसकी फाइटिंग, इसको लेकर जो इनकी आपस में जो फाइटिंग चल रही है अफ़गान फ़ोर्सेज़ की, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं लगातार देखा कि जो साज़ो-सामान था लोग खरीद रहे हैं, लोगों में वो पैनिक नहीं है जो हमको नज़र आता जब किसी और दूसरी कंट्रीज़ में हमने देखा है तस्वीरों में, वो पैनिक नहीं है, लेकिन लोगों में डर ज़रूर है। लोगों में डर इस बात का भी है कि आखिरकार कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, अगर स्थिति बदलती है तो किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करना है। खास तौर पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को सिक्योर करने के प्रोटोकॉल्स लगातार बना दिए गए हैं, उनको बोला गया है। हर चौराहे पर 100-200 मीटर के बाद लगातार वहाँ पर फोर्सेस खड़ी हैं, वहाँ पर लगातार चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर गाड़ी को को चेक किया जा रहा है, फ्रिस्किंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये कौन है, उनके पासपोर्ट, उनके आईडी कार्ड चेक करे जा रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चाक-चौबंद चीजें हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगान फोर्सेस बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है निशांत, लेकिन मैं आपको लगातार इसमें ऐड ऑन करता जा रहा हूँ कि एक डर का माहौल जरूर है, एक दहशत हमारे लिए, क्योंकि इंडियंस के लिए खासतौर पे जो प्रोटोकॉल जाहिर किए गए थे कि आपको बहुत सिक्योर रहना, और अंधेरा होते ही चीजें बदल जाती हैं। रोड पर आपको लोग नहीं नजर आते। हम जब अभी रात में वापस आ रहे थे, रोड पर हमें लगातार लोग अपने घरों की तरफ या फिर अपने इंडोर जगहों पर जाते हुए नजर आए। और ये जरूर है कि लोगों में अभी भी, यहाँ के लोगों में एक शक्ति है, आप इसको कह सकते हैं कि इन्होंने इतना देखा है पिछले 20 साल में या फिर इतना झेला है कि यहाँ के लोग कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा निडर भी हैं। उनको पता है कि कैसी चीजों को हैंडल करना है, ये उनको आता है। और ये जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से चीजें बहुत बदली हैं, बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं, लेकिन अभी भी अफगान के लोगों को पूरी उम्मीद है कि चीजें सुधरेंगी जल्दी और दोबारा से जो चीजें हैं वो ट्रैक पर आ जाएंगी। निशान। सुमित चौधरी जिनको आप देख रहे हैं, ये टीवी9 भारतवर्ष के हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, जिनको आपने एलएसी पर देखा है, जिनको आपने एलओसी पर देखा है, अभी इस वक्त ये काबुल से लाइव है। पहला टीवी चैनल भारत का जो कि काबुल पहुंचा है, अफगानिस्तान के इस वॉर जोन में पहुंचा है, और ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है आपके सामने, ठीक एकदम जैसी खबर आ रही है वो लाने का। और इसके लिए सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने कदम उठाया। सुमित चौधरी वहां पर मौजूद है। सुमित, वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि काबुल में 2 महीने में बहुत तेजी से वैसे हालात हो गए जो 2001 में थे। आपका जो अभी तक इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो यही बता रहा है? देखिए निशांत, अब तक मैंने भी अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा और देखा था टीवी में, लगातार रिपोर्ट्स मैं भी देखता था, लेकिन पहला एक्सपीरियंस है कि काबुल में आकर इन चीजों को देखना, आंखों से देखना और रिपोर्ट करना। एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो चीजें वो देखे उसको समझे, उसको एनालाइज करे और उसको बयां करे। निश्चित तौर पर जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नया भी है, चैलेंजिंग भी है। यहाँ पर सिचुएशन हमें जिस तरीके से बताई जाती है उससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि खराब है, लेकिन लोगों का हौसला, मैंने कई लोगों से बात की, इनफैक्ट मैंने होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे बात की, एयरपोर्ट पे जब पहुंचा फोर्सेस से बात की, तो एक इंटरेक्शन लेवल उनकी तरफ से बहुत बेखौफ नजर आया कि हमने देखा है, हम देख रहे हैं। लेकिन निशांत, एक चीज है, आपको एनालाइज होती है, उसको आपको महसूस होती है वो चीज की, जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर आप किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते, चीजें बदल रही हैं, रात का अंधेरा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन लेकर आता है। और अभी भी जो कहा जा रहा है वो ये कि भले ही फाइटिंग चल रही हो, भले ही अफगान फोर्सेस लगातार एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल शील्ड कर दी हो काबुल को, लेकिन डराने वाली चीजें कई दिखाई देती हैं, क्योंकि हर चेक पोस्ट पर लोगों को चेक करना, देखना, जानना। हालांकि इंडियंस को लेकर अफगान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक उनकी जो उनकी बोनहोमी है, जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है इंडियंस को लेकर। लेकिन जो दूसरी चीजें हमने देखी थी पिछले कई दिनों में, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि कई पाकिस्तान के जो एजेंसीज है, खासतौर पे जो टेररिस्ट एजेंसीज है, उनके लोग भी मिलकर लगातार इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा सिचुएशन डराने वाली है, और वही सिचुएशन ज्यादा अलार्मिंग भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो लोग इसका आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा। प्लीज स्टे वेरी सेफ। और ये एक बहुत बड़ी कोशिश है टीवी9 भारतवर्ष की। प्लीज स्टे वेरी सेफ। हम आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। सुमित, थैंक यू वेरी मच। और अब फिक्र पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की, और इसमें असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज शाम दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक चली मीटिंग।
इसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा कई आला अफसर मौजूद थे। 2.5 घंटे के मंथन के दौरान यह सहमति बनी कि विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। विवादित स्थल पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में न्यूट्रल फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। दोनों प्रदेश बातचीत का ये दौर आगे भी जारी रखेंगे और अपने अपने मुद्दे एक दूसरे के सामने रखेंगे। यानी कि केंद्र सरकार का मैसेज साफ है, असम मिजोरम सीमा विवाद का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वो दुखद है। 2 पड़ोसियों की लड़ाई में कभी भी भलाई नहीं छिपी होती है। अब हम आपको असम मिजोरम पुलिस के खूनी संघर्ष का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि असम पुलिस के एक जवान को गोली लग गई। पीएसओ कछार के एसपी निम्बालकर को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन एसपी अपनी फोर्स को गोली नहीं चलाने का मैसेज दे रहे हैं। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर नॉट, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ओए उरे सामारू फ्ले पड़ गया सादा प्लीज सीज फायर। सुना आपने क्या हुआ यहां पर? मिजोरम पुलिस की गोलीबारी के बावजूद असम पुलिस के एसपी शांति संदेश दे रहे थे। लैलापुर की खूनी लड़ाई में गोलियों से जख्मी असम पुलिस के जवान भी यही कह रहे हैं कि भला एक मां की 2 औलाद एक दूसरे के खून का प्यासा कैसे हो सकता है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। असम मिजोरम बॉर्डर पर 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी का सच क्या है? आखिर 2 पड़ोसी राज्यों के बीच बंदूकें निकलने की नौबत क्यों आई? क्या मिजोरम पुलिस ने फॉरेस्ट लैंड में हिंसा की तैयारी पहले से कर रखी थी, या फिर असम मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष की वजह कुछ और है? पिछले 3 दिनों से यह फिक्र बड़ी होती जा रही है। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के विवाद पर पूरे देश का ध्यान लगा है। कल हमने आपको असम मिजोरम बॉर्डर यानी लैलापुर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आज आप असम पुलिस के 6 जवानों की जुबानी 26 जुलाई को हुए 20 मिनट के गोली कांड का सच सुनेंगे। आपको बता दें कि ये वो जवान हैं जिनके जिस्म में परसों मिजोरम पुलिस की गोलियां लगी। वो आज आपको सोमवार हुई हिंसा की आंखों देखी सुनाएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। असम और मिजोरम की लैलापुर सीमा पर जो संघर्ष हुआ जमीन को लेकर, उसमें असम पुलिस के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गंभीर घायल हुए हैं, और इन सभी पुलिसकर्मियों का इलाज फिलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हम इस वक्त सिलचर मेडिकल कॉलेज के उसी वार्ड में खड़े हैं जहां पर इन पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कितनी गंभीर रूप से ये तमाम लोग घायल हैं। सिलचर मेडिकल कॉलेज में व्हील चेयर पर बैठे ये हैं असम पुलिस के जवान प्रसन्नजीत। 26 जुलाई को मिजोरम पुलिस की गोलियां इनकी आंख, चेहरे, हाथ और पैर में लगी, जिसके बाद प्रसन्नजीत लहूलुहान हो गए। बावजूद इसके उन्होंने बंदूक नहीं उठाई। फायरिंग किस लिए वो तो समझ नहीं आया। एक देश में ही है, हम लोग आसाम में है, वो तो मिजोरम में। एक देश, एक भाई भाई दोनों, एक माँ का 2 औलाद भाई भाई है। वो फायरिंग किस लिए हुआ, वो लोगों का पहला से प्री प्लान था, या मतलब हमारा जो सीनियर ऑफिसर था उनका कुछ कमियां थी, जो वो तो कुछ समझ में नहीं आया। असम पुलिस के एसआई रामजीत चौहान को उस रोज सीने पर गोली लगी।
रामजी चौहान बताते हैं कि 26 जुलाई को असम पुलिस के 400-500 जवान लैलापुर गांव में मिजोरम पुलिस के अस्थायी कैंप को हटाने गए थे। दोनों राज्यों के आला पुलिस अफसरों के बीच बातचीत के बाद मिजोरम के अस्थायी कैंप और घरों को हटा भी दिया गया। लेकिन असम पुलिस के लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि जिस मिजोरम को ये लोग भाई मानते हैं वो इन पर गोलियां बरसा देगा। सपना में भी नहीं सोचा था कि वो लोग फायर खोलेगा, नहीं तो हम लोग फायर खोलने से वो लोग एक भी नहीं बचता। जब वो लोग अचानक फायर डाला तो मेरे को सीना में आकर लगा गोली। इस जगह आपको इस जगह पर हाँ। तो कितने, एक गोली लगी? एक गोली लगा है। अच्छा, इस जगह सीने में? हाँ, LMG का गोली लगा है। पैरामीटर बना हुआ एक गड्ढा था, उस गड्ढा में जवान लोग सोया था, उस पर मैं भी गिर गया। जब फायर खोला मैं भी लाइन पोजीशन लिया। लाइन पोजीशन लेते समय मेरे को गोली लगाई। मेरे को जब यहाँ से लगा, सीना में जब लगा गोली, तो मेरे को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मैं सोचा कर भाई क्या चीज़ का दर्द हो रहा है। उसके बाद देखा हूँ क्या कि मुंह से और नाक से पूरा ब्लड निकलना शुरू हुआ। इन जवानों के शरीर में अभी भी मिजोरम पुलिस की गोलियों के घाव भरे हैं, लेकिन मन में भाईचारे की भावना ही उबाल मार रही है। सोच वही है, एक माँ की 2 औलाद एक दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं। जब गोली लगी तो एक बार भी ख्याल आया कि जवाब देना चाहिए, हमको गोली मार दिए हैं, हमारे देश के लोग हैं लेकिन हम पर गोली चला रहे हैं तो हमें जवाब देना चाहिए। कभी मन में ऐसा भी ख्याल आया? ऐसा तो मन में सर ख्याल तो नहीं है, कभी भी ख्याल भी नहीं आया है ऐसा, क्योंकि वो तो टेररिस्ट नहीं है ना सर, वो लोग तो हमारा ही साथी भाई है। तब भी हमारा ख्याल नहीं है, क्योंकि हम उसको क्यों फायरिंग करेंगे। एक ही है, पुलिस तो पुलिस है ना सर, एक ही देश के हैं हम लोग। अब इन जाबाज से मिलिए, ये बताते हैं कि 26 जुलाई को मिजोरम पुलिस ने बॉर्डर पर 20 मिनट तक गोलीबारी की, हजारों राउंड गोलियां बरसा दी, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बारिश जैसा आ रहा था तो वो तो काउंट करना मुश्किल है, 500, 600, 1000 तक हो सकता है। 1000 राउंड गोली चली। कितने मिनट तक लगातार गोली की आवाज़? 20 मिनट। हम जो खाई में पड़ा हुआ ना, एक हाथ से हम घास का लत पकड़ के, डाल पकड़ के हम पूरा हैंगिंग हुआ था। हैंगिंग में 20 मिनट रहा। एक हाथ में हमारा जो ब्लड निकल रहा है वो हम रखा था बंद करके। अब तक आपने सुना कि सोमवार को असम मिजोरम की लड़ाई हाथापाई से पत्थर और गुलेल, लाठी डंडे और गोलीबारी तक पहुंच गई। असम पुलिस के SI नूरुल बताते हैं कि जब मिजोरम ने सारी हदें लांघ दी तो सेल्फ डिफेंस में असम पुलिस की तरफ से भी हल्की फायरिंग की गई। जवान का साथ था, LMG इंचार्ज राइफल एक तो था, इंचार्ज राइफल से हम फायर किया है। जवान को पेट में गोली लग गया, वो फायर कर नहीं सकता है, इसीलिए इसका राइफल से हम फायर किया है। 20 राउंड फायर करने के बाद हमारा गोली लग गया है, गोली लग गया है। इसीलिए उसके बाद हम सोचा कि ब्लड जा करके तो हम मर जाएगा, लेकिन हम भागना है। थोड़ा धीरे धीरे आकर के साहब और हम दोनों एक साथ पहाड़ का नीचे आ गया, आकर के मेडिकल में आ गए। असम पुलिस के जवान कह रहे हैं कि मिजोरम पुलिस ने गोली क्यों चलाई, ये समझ के परे। हालांकि आज 3 दिन बाद मिजोरम पुलिस का बयान भी सामने आया। मिजोरम पुलिस ने के IG ने कहा कि पहले गोली असम पुलिस ने चलाई थी। So the Assam police opened fire on our forces. Probably they thought that with our SP in their midst, our boys would not retaliate. But our boys were forced to retaliate. अब बात कर्नाटक की, जहां बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी मौजूद थे, जिनके इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया और खुद येदियुरप्पा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। कर्नाटक में सत्ता और सिंहासन के इस नए सियासी एपिसोड पर हमारे सहयोगी रंगनाथ भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की, जिन्हें कर्नाटक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था। बहुत नाम थे रेस में, बसवराज बोम्मई कैसे सिलेक्ट हो गया? क्या येडियुरप्पा जी का दबाव था इसके पीछे? देखिए, किसी की दबाव नहीं था, विधायकों ने ही कल चयन किया
येदियुरप्पा जी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया। ईश्वरप्पा जी, कारजोल जी, अशोक जी, श्रीरामुलु, ये सारे हमारे नेता उनको समर्थन किया और विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम को स्वीकृति दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये सारा विषय अवगत भी है और प्रधानमंत्री जी की, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और राष्ट्रीय नेतृत्व की उनके प्रति शुभेच्छा है, समर्थन है। इसलिए पार्टी में हमारे यूनानिमिटी के साथ कल हम नेता चयन किए। येदियुरप्पा जी खुद अपने रेजिग्नेशन देने की पेशकश किया था। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये अपेक्षा और इच्छा रखी थी। प्रॉब्लम ये हुआ, ये रॉन्ग नोशन चला गया सोसाइटी को, किसी ने बात नहीं किया। देखिए वो सेंट्रल लीडर्स कुछ बहुत खामोश थे और येदियुरप्पा जी बहुत मौन व्रत को चले गया, बात नहीं आया, उनका मुंह से बात नहीं तो आपसे नहीं कर रहे थे। देखो पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मीडिया में की थ्रू तो बात नहीं करते, वो अच्छी परंपरा है क्या। कल जैसे आपने देखा यूनानिमसली पार्टी ने बोम्मई जी को नेता चयन किया। अच्छा, बोम्मई जी अच्छा कर सकता है, उम्मीद है आपको? मेरे को पूरा विश्वास है। मैं बोम्मई जी को व्यक्तिगत रूप में जानता भी हूँ कई सालों से। एक बड़े राजनीतिक विरासत से भी आते हैं। एस.आर. बोम्मई जी देश की नेता रहे, इस राज्य की मुख्यमंत्री भी रहे और सामाजिक जीवन में कद्दावर नेता भी रहे। उस परिवार से बासवराज बोम्मई जी आते हैं। सामाजिक संतुलन, बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग का बेस भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बनाई है। बासवराज बोम्मई जी उसमें से घुले मिले हैं, उसको समझते हैं। पार्टी उनके साथ है। पार्टी की तमाम नेतृत्व, यहाँ पार्टी की कर्नाटक की नेतृत्व बड़ा परिपक्व है। तमाम लोग खड़े रहेंगे और उसके ऊपर देश की प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन उनको मिलते रहेगा। और अब फिक्र मौसम की। पानी देश के कई इलाकों में बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रहा है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अचानक पूरे क्षेत्र में सैलाब आ गया है, जबकि जम्मू के किश्तवाड़ में भी आज तड़के बादल फटने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटने के बाद अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसके बाद मलबे और चट्टानों की वजह से सड़कें टूट गईं और नदी पर बना पुल भी बह गया। मसूरी के केम्प्टी फॉल की तस्वीर भी अहम है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का प्रचंड प्रवाह देखने को मिला है, जिसके बाद सैलानियों को वहां आने से रोक दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। क्लाउड बर्स्ट हुई ऊपर ना, क्लाउड बर्स्ट हुआ ना पक्का। हाँ, कहाँ पानी आया? बाहर आयो, क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। ओ इधर आयो, आप इधर आयो। वो देखो पत्थर बिल्कुल जोर। तस्वीरें अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से हाहाकार मच गए। ऊपर ना क्लाउड बर्स्ट हुआ ना पक्का। हाँ, कहाँ पानी आया? बाहर आयो, क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। ओ इधर आयो, आप इधर आयो। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। वो देखो पत्थर बिल्कुल जोर। वो देखो भाई साहब। मौके पर एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची हुई है, जबकि गांदरबल से एक और टीम पहुंच रही है। इस बीच गुंड और कांगन इलाके के लोगों से कहा गया है कि वो सिंधु नदी से दूर रहे, क्योंकि बादल फटने के बाद नदी के पानी का स्तर बढ़ने की आशंका है। और अब ये तस्वीरें देखिए, जम्मू के किश्तवाड़ में पानी का बेकाबू सैलाब, जैसे सब कुछ निगलने को तैयार। सुबह 4:30 बजे किश्तवाड़ के सुदूर गांव में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ बह गया। सैलाब में कई मकान बह गए। सैलाब के कहर से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। क्लाउड बर्स्ट दक्षिण तहसील के उमजर एरिया में हुआ है। ये रात को 27 और 28 की दरमियान जो रात है उसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। इसमें अभी तक रिपोर्टेडली 6 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और लगभग 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने की सूचना मिलते ही सेना और स्थानीय पुलिस पहुंच गई। एसडीआरएफ की टीम ने वहां रह रहे लोगों का रेस्क्यू किया और 60 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बादल फटने की खबर के बाद स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई। फंसे हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करने लगी। ये जो हमारा ये जो बोट नाला है, ये पुल के पास वहाँ पर वाटर लेवल सडनली इंक्रीज हो गया है।
आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अपने बच्चे जो भी जैसे आप जाना चाहते हैं आप गुलाबगढ़ चले जाए, मट्टी वाली साइड चले जाए, पर सेफर एरिया में चले जाए। अगर यहाँ पे कोई यात्री है किसके घर में रुका हुआ है उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाएं। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर बादल कैसे फटता है। दरअसल आसमानी चाल में रुकावट से ज्यादा नमी वाले बादल इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिरता है, जिसे बादल फटना बोलते हैं। इसके बाद इलाके में तेज बहाव या बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। जलतांडव की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति की है, जहां बादल फटा तो पहाड़ पानी पानी हो गए। सैलाब की शक्ल में ये पानी पत्थरों को अपने साथ बहाता नीचे उतरने लगा। रास्ते में जो कुछ आया सब सैलाब के साथ बहने लगा। कुदरत के इस प्रचंड अवतार को देख लोगों की चीखें निकलने लगी। करीब आधे घंटे तक यहाँ जलतांडव चलता रहा और जब सैलाब गुजर गया तब तबाही और बर्बादी के मंजर साफ होने लगे। मलबे और चट्टानों की वजह से सड़कें टूट गई, नदी पर बना पुल बह गया, जिस कारण उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया है। इस बीच उत्तराखंड में मसूरी के कैंपटी फॉल की भी तस्वीरें हैं। भारी बारिश के कारण यह पानी का प्रभाव बहुत तेज हो चुका है। याद कीजिए, ये वही कैंपटी फॉल है जहां कोरोना की गाइडलाइन को भूलकर लोग छुट्टियां मनाने पहुंच गए थे। शायद कुदरत अपने तरीके से अनुशासन सिखाती है। इस प्रचंड धारा के आगे किसकी हिम्मत होगी कि वो नियमों को तोड़े। वैसे कैंपटी फॉल पर पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी गई है। और फिक्र आपकी में अब बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की। हॉकी यानी वो खेल जिस पर कभी पूरी दुनिया में हमारा राज हुआ करता था। भारत के खाते में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, लेकिन फिर वक्त तेजी से बदला। आज 4 दशक से भी ज्यादा समय हम उस हॉकी में एक अदद ओलंपिक मेडल के लिए तरस रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में कल भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से है और 4 दशक बाद मेडल के सूखे को खत्म करने के रास्ते में अब हर एक मैच अहम है। भारतीय हॉकी टीम की पोडियम फिनिश यानी मेडल जीतने की मंजिल अभी दूर है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कड़ी चुनौती की तरह है कल का मैच। टोक्यो ओलंपिक के पूल स्टेज के मैच में भारत ने अब तक 3 में से 2 मैच जीते हैं। अब कल उसकी टक्कर अर्जेंटीना से है। ये मैच कल सुबह 6 बजे शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये चौथा मैच है। इससे पहले 3 मैच में भारत के खाते में 2 जीत और 1 हार है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से और स्पेन को 3-0 से हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे 7-1 से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो में भारतीय टीम के हौसले अगर बुलंद हैं तो उसके पीछे है पिछले करीब 5 साल की मेहनत, जो भारत ने रियो ओलंपिक के बाद लगातार की है। टीम का सबसे मजबूत पक्ष है खिलाड़ियों की फिटनेस। टीम का सपोर्ट सिस्टम पहले से काफी बेहतर हुआ है। भारतीय टीम ने 2016 और 2018 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2015 और 2017 में वर्ल्ड लीग फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले कुछ साल में अक्सर गुटबाजी का शिकार रहने वाली भारतीय टीम का तालमेल इस बार कहीं बेहतर है। इसके अलावा भारतीय टीम के पास तुर्क का इक्का हैं उसके गोलकीपर अनुभवी PR श्रीजेश, जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को उबारते रहे हैं। डिफेंस में बीरेंद्र लाकड़ा का अनुभव टीम के काफी काम आ रहा है। लाकड़ा ने इसी ओलंपिक में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर की जिम्मेदारी निभाने वाले कप्तान मनप्रीत सिंह भी अनुभवी हैं और अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारी को समझते हैं। पोडियम फिनिश के लिए कामयाबी की कुंजी दरअसल कुछ ऐसी है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन जरूरी ये भी है कि ग्रुप के टॉप 2 टीम में रहा जाए, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर टीम टॉप पर रहती है तो दूसरे ग्रुप की चौथे नंबर की टीम से खेलना होगा, जो अपेक्षाकृत कमजोर टीम होगी। अगर हम दूसरे नंबर पर भी रहते हैं तो दूसरे ग्रुप की तीसरे नंबर की टीम से खेलना होगा, लेकिन इससे नीचे रहने पर ज्यादा मुश्किल टीमों के खिलाफ खेलने की नौबत आएगी। इसलिए टॉप 2 टीम में फिनिश करना पहली मंजिल होनी चाहिए। वो 1980 का साल था जब भारत ने आखिरी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद भारत ने 2008 का वो बुरा वक्त भी देखा था जब टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी।
यानी भारतीय हॉकी फैंस इस खेल में अर्श से फर्श तक का सफर देख चुके हैं। अब उन्हें वक्त के सुधरने यानी जीत की पटरी पर वापस लौटने का इंतजार है। मौजूदा टीम में इस बात का दमखम है। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। सरकार की तरफ से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाता धारकों को 90 दिन के भीतर पैसा मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 90 दिनों के भीतर बैंक जमा पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के लिए एक और अच्छी खबर है। जल्दी ही 3 वैक्सीन देश को मिल सकती हैं। इस वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर शुरू हो गया है। ये ट्रायल गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर स्थित भारत सरकार के संस्थान में किया जा रहा है। कई चरणों में ट्रायल पूरा होने के बाद वैक्सीन को मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। दिल्ली में कोरोना की लहर कमजोर पड़ रही है और अब हालात नियंत्रण में हैं। ऐसे में राजधानी में स्कूल कॉलेज को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार भी लोगों से सवाल पूछ रही है कि क्या प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए। सरकार ये सवाल छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्राध्यापकों से पूछ रही है। सरकार का मानना है कि स्कूल कॉलेज को खोलने या बंद रखने का फैसला लेने से पहले पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स आदि से राय लेना जरूरी है। इसीलिए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है। स्कूल पर राय लेने से ज्यादा स्कूल वालों, स्टाफ मेंबर और टीचर्स को वैक्सीन जरूरी है। खैर, अब देखते हैं जो है सो। हल से ट्रैक्टर निकला था, ट्रैक्टर से हल निकलेगा क्या? ट्रैक्टर देखते ही अब दिल्ली में फीलिंग अलग है। जय किसान या हरित क्रांति वाली नहीं, खेला वाला एहसास है। दिल्ली वाले भी अब लुटियन के बंगलों में बड़ी गाड़ी देखने की उत्सुकता में नहीं, बल्कि देखें किस गैरेज में ट्रैक्टर खड़ा है सोचकर झांकते हैं। ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से अब सियासी जमीनें भी जोती जा रही हैं। टिकैत टिक गए हैं। मामला शाहीन बाग से ज्यादा टिकाऊ होता जा रहा है। मॉनसून में ट्रैक्टर का इस्तेमाल ठीक से हुआ तो इरादों की फसल लहलहा सकती है, लेकिन इधर सरकार ने दिल्ली में अक्टूबर तक NSA लगाने का प्रावधान करके और रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनाती करके ट्रैक्टर की चाबी अपने हाथ में ले ली है। बाकी तो जो है सो है।